नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस श्रृंखला में। और सबसे पहले बात करते हैं मृच्छकटिकम। अर्थात मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। ये संस्कृत का एक नाटक है और सबसे अधिक लोकप्रिय है और ये इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार की बात करते हैं तो इसके रचनाकार हैं शूद्रक। इसके रचनाकार शूद्रक हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो वो है शूद्रक। और नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र, जो आजकल का पटना है, वहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि रखी गई है। भारत के अनुसार ये भरत मुनि के 10 रूपों में यह विभक्त है। और सब इसमें मृच्छकटिकम ये नाटक है एक। इसमें आपको बता दें कि इसमें समाज के हर वर्ग के लिए जगह दी गई है और यह भारत को जो परंपरा है, जो विरासत में मिली हुई है, जहाँ इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी इसमें पात्र दिए गए हैं। चोर है, गणिका है, गरीब है, ब्राह्मण है, दासी है, नाई है, जैसे लोग दुष्ट राजा की सत्ता पलट करके गणराज्य स्थापित करके अंतिम आदमी को नायकत्व को प्रदान या प्राप्त करते हैं। इसमें एक घमंडी राजा की कहानी कही गई है। और ये किताब और लेखक कौन है, इसके लेखक हैं शूद्रक और इसका नाम है मृच्छकटिकम। ठीक है, देखिए इस प्रकार से एक किताब है, ये है मृच्छकटिकम। ये संस्कृत की किताब है मृच्छकटिकम और ये है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम। इसके अलावा देखिए अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक। अगली किताब रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि अपने बहुत बड़े एक लेखक, पोएट वगैरह सब थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी किताब है गीतांजलि और इस किताब के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये पुस्तक जो है एक कविताओं का संग्रह है पूरा का पूरा। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है गीतांजलि और एक बुक है, इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, एक गीतांजलि की, रविंद्रनाथ टैगोर। अगली है बाणभट्ट, लेखक हैं बाणभट्ट और इनकी पुस्तक है, जो इम्पोर्टेंट पुस्तक जो पूछी जाती है एग्जाम में वो बता रहा हूँ मैं, कादम्बरी। इनकी पुस्तक है कादम्बरी, बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी, जो बहुत फेमस है पुस्तक। बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी। और प्रेम वाटिका, अगली पुस्तक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है। और इस किताब या इस रचना या इस कृति की रचना संवत 1671 में की गई थी। रसखान की इस कृति में कुल 53 दोहे हैं और जो हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए लिखे गए हैं। और इसमें रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे उन्हें रसों की खान कहा जाता है। और इनके जो भक्ति काव्य है इसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों की प्रधानता इस प्रेम वाटिका ग्रंथ में मिलती है। ये हैं रसखान, आप देख पा रहे हैं ये रसखान है और इन्होंने ये लिखी हुई थी पुस्तक। कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त रसखान। ठीक है, अगर देखते हैं हकीम अबुल कासिम फिरदौसी, जिसे आप केवल फिरदौसी के नाम से जानते हैं। और फिरदौसी एक फ़ारसी कवि थे, उन्होंने शाहनामा की रचना की थी, जो बाद में ईरान की राष्ट्रीय महाकाव्य भी बन गया। और उन्होंने इन्हें 7वीं शताब्दी में फारस पर अरबी विजय के पहले ईरान के बारे में इसमें लिखा था। ये देखिए ये हैं आपके फिरदौसी, ठीक है ना, ये फिरदौसी हैं और इन्हीं ने लिखी थी ये किताब। ये जो आपके सामने है देखिए, ये किताब है, किताब का क्लेवर टाइप में है। ये शाहनामा है, ये तेहरान के संग्रहालय में अभी भी रखी हुई है। ये शाहनामा पुस्तक है, उस समय की ये शाहनामा किताब है जो कि लिखी गई थी इनके द्वारा। अगला है भारत भारती। भारत भारती को मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है जो 1912 से 1913 में लिखी गई थी। इस स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान में भावी दुर्दशा से उबारने के लिए समाधान बताने का इसमें प्रयास किया गया है। और भारतवर्ष के बारे में इसमें काफ़ी कुछ मिलता है। भारत भारती निश्चित रूप में किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्ता जी की ये किताब काफ़ी अच्छी है और ये पुस्तक जो है सामाजिक आयामों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी इस टाइप में ये लगेगी। लेकिन अभी वर्तमान क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा आपसे कि मैथिली शरण जी की पुस्तक सबसे फेमस पुस्तक कौन से, वो है भारत भारती।
ये भारत भारती पुस्तक है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती ये पुस्तक है। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गया ग्रंथ है। और देखिए इनका नाम दिया गया है, इसका क्लेवर है, भारत भारती पुस्तक है ये, भारत भारती पुस्तक। अगला देख लेते हैं, ये पुस्तक है रजनामा। और अगला देखते हैं, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र। पंचतंत्र आप जानते हो बहुत ही फेमस किताब है, ये दुनिया में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला दूसरा ग्रंथ है, वो है पंचतंत्र। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ बहुत सारे अनुवाद हमें प्राप्त हुए हैं और ये 3वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखी गई थी। और इस ग्रंथ में एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा महामूर्ख थे, समझ लीजिए। उनको महामूर्ख से ज्ञानी बनाना था, वो सारे के सारे प्रयास फेल हुए या असफल हुए। तो विष्णु शर्मा जी ने इस ग्रंथ की रचना करके इनको थोड़ा विद्वान बना दिया था, जिससे वो अपने कार्य को संपादित कर सकें। ये 5 भागों में बटी हुई है ये किताब। और ये उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी जब विष्णु शर्मा जी की, जब उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें 5 भाग कौन कौन से कभी पूछते हैं तो इसके 5 भाग देख लीजिए। पहला मित्र भेद, जो मित्रों में मन बटाव और अलगाव हो जाता है उसके बताया गया है इसमें। दूसरा मित्र लाभ, यानी मित्र प्राप्ति और उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तीसरा है काकोलुकीयम, यानी कौवे और उल्लुओं की कथा। चौथे कालांश में या चौथे भाग में दिया गया है हाथ लगी चीज़, लब्ध यानी का हाथ से निकल जाना यानी हानि, और लब्ध प्रणाश बोलते इसको। अगला है अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। ये सब 5 भाग लिखे गए हैं। देखिए इस किताब का अनेक ग्रंथ, अनेक भाषा, इस जो आपकी जो किताब है पंचतंत्र को अनेक देशों में अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू वगैरह वगैरह इस टाइप में। देखिए ये पंचतंत्र का ही अनुवाद है। और पंचतंत्र 1429 में फारसी अनुवाद का ये किताब है। 1400 में फारसी में भी अनुवाद की गई है। जो मैंने चित्र लगाया है फारसी अनुवाद की किताब है। अगला देखते हैं दाएं भाग। अगली पुस्तक है दाएं भाग। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है दाएं भाग और इसके लेखक हैं जीमोतवाहन। ये एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है और जिनमें क्या है कि ये प्रचार बंगाल में होता है इसका। और दाएं भाग का शाब्दिक मतलब है पिता की धन संपत्ति में विभाजन, अर्थात बाप दादा या संबंधी संपत्ति को पुत्र पौत्रों में बांटे जाने की कथा या विरासत जो भी है वो इसका वर्णन इसमें किया गया है। दाएं भाग पुस्तक इस लेखक है जीमोतवाहन। अगला देख लेते हैं, ये पुस्तक देखिए, ये पुस्तक जो क्लेवर देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, ये है अश्वघोष की और इसका नाम है बुद्ध चरित। इसका नाम बुद्ध चरितम है। ये अश्वघोष की किताब है और इसको लिखा था किसने? अश्वघोष ने। इसको लिखा था अश्वघोष ने। अगला देख लेते हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम जो किताब है वो लिखी गई थी और ये काफ़ी क्रिटिकल स्थितियों में लिखी। ये दंडी लेखक के द्वारा लिखी गई थी। ये जो 10 कुमार चरितम जो पुस्तक है ये दंडी के द्वारा लिखी गई थी ये किताब 10 कुमार चरितम। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? 10 कुमार चरितम ये पुस्तक थी। अब देखते कामसूत्र। ये महर्षि वत्सायन द्वारा लिखी गई थी। जो कामसूत्र पुस्तक है जिसमें सेक्स एजुकेशन है, वो कामसूत्र लिखी गई थी महर्षि वत्सायन द्वारा। ये भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र यानी सेक्सोलॉजी ग्रंथ है। यह विश्व की पहली यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोगों की व्याख्या की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है वही काम के क्षेत्र में कामसूत्र का स्थान है। ये पुस्तक काफ़ी फेमस है। देखिए कामसूत्र में इस प्रकार से पांडुलिपियाँ लिखी हुई हैं, काफ़ी पुरानी पुस्तक है। अब है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के 118 पदों की एक लघु रचना है और इसके अंतिम पद में सूरदास वंश वृक्ष दिया गया है, जिसमें अनुसार सूरदास का नाम सूरदास है और वे चंद्रबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा गया है। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रमाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद प्रतिपादन आदि ये किए गए हैं। ये साहित्य लहरी है और इसे सूरदास जी द्वारा लिखा गया था। अगला है नेचुरल हिस्ट्री। ये है नेचुरल हिस्ट्री, एक विदेशी यात्री था प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है। इसमें इंडिया के भारत की जितनी पशु पक्षी, जलवायु परिवर्तन और जो भी चीज़ें हैं, औषधि वगैरह, जंगल वगैरह, नदियाँ वगैरह,
जानवरों के बारे में, इंसानों के रहन सहन सब के बारे में इसमें दिया गया है। ये है नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। अगला आता है गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी और इसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चरित्र पर जो किताब लिखी थी उसका नाम है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने किताब लिखी थी हुमायूंनामा। ये देखिए हुमायूंनामा ये पुस्तक है जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। भाई बहनों, अगला है अमरकोश। अमरकोश पुस्तक या अमरकोश के लेखक कौन हैं? देखिए, अमरकोश जो लिखी गई थी काफ़ी अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं और ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और इसके साथ ही अगली है कागज़ ते कैनवास। कागज़ ते कैनवास, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला हुआ है इनकी लेखिका को। एक कागज़ ते कैनवास, इनकी जो लेखिका हैं वो हैं आपकी, जो कागज़ ते कैनवास एक पंजाबी लेखिका हैं और उन्होंने, आपने उनका नाम भी सुना होगा। वो पंजाबी लेखिका काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और ये जो पुस्तक है ये कागज़ ते कैनवास, ये अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखी गई है और उन्हें बुकर पुरस्कार के अलावा कई सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति है कागज़ ते कैनवास, अमृता प्रीतम कौर की। भाई बहनों, यदि आपको इस चैनल से या आज की इस वीडियो से जो भी मोटिवेशन मिला हो या आपको अच्छी लगी श्रृंखला तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए पीताम्बर एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट श्रृंखला में और जो किताबें रह गई हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा डिटेल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।